मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, अपने लेक्चर में मार्क्स के चिंतन के बारे में ही बात करते हुए आज उसके प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार हैं उसके बारे में बात करूंगा। उसके साथ ही उसकी अध्ययन पद्धति तथा मार्क्स के विचारों का आधुनिक चिंतन में क्या महत्व है, इस विषय पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। जहाँ तक प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद का सवाल है, मार्क्स तीनों की ही आलोचना करता है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं को वो धनिकों की संस्था मानता है और उनका मजाक बनाता है। उसका मानना है ये संस्थाएं कभी भी मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। मार्क्स ने प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए प्रभावहीन माना है। अतः उसने संक्रमण काल में भी, अर्थात स्टेट टू स्टेटलेसनेस की अवस्था में भी प्रजातंत्र के स्थान पर मजदूर वर्ग के अधिनायकवाद का ही समर्थन किया है। जहाँ तक धर्म का सवाल है, मार्क्स का और एंजल्स का कहना है कि धर्म जनता के शोषण का माध्यम है। काफ़ी हद तक धर्म ही मनुष्य की वर्तमान अवस्था के लिए जिम्मेदार है। उसके अनुसार कितने ही निरंकुश राजा पैदा हुए, परंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण कभी उनके शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई। धर्म ने इतिहास को भाग्यवाद का दर्शन देकर सभ्यता का स्वाभाविक विकास रोक दिया है। उसने माना कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है जो उसे केवल पतन की ओर ले जाती है। जहाँ तक राष्ट्रवाद का सवाल है, मार्क्स का कहना है कि मजदूरों का कोई राष्ट्र नहीं होता। उसका नारा था, विश्व के श्रमिकों संगठित हो जाओ, तुम्हें कुछ और नहीं खोना, केवल अपनी बेड़ियां खोनी हैं। मार्क्स का कहना है, जब व्यक्ति के द्वारा शोषण समाप्त हो जाएगा, तब एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के द्वारा शोषण भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वर्ग संघर्ष के अंत के बाद राष्ट्रों की पारस्परिक लड़ाई का भी कोई कारण नहीं रहेगा। हालांकि इन तीनों बिंदुओं पर मार्क्स के जो विचार हैं वो पूरी तरह से आलोचकों के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। आलोचकों का कहना है कि प्रजातंत्र के विषय पर मार्क्स की धारणा गलत है। उनका कहना है कि ये सही है कि लोकतंत्र की अपनी कमियां हैं, परंतु सभी व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र निस्संदेह श्रेष्ठ शासन है जो एक स्थायी व्यवस्था प्रदान करता है। जहाँ तक धर्म का सवाल है, मार्क्स ने धर्म को भाग्यवाद के रूप में परिभाषित करके गलती की है, क्योंकि प्रत्येक धर्म जहाँ तक संभव हो कर्मवाद की बात करता है। मनुष्य एक भौतिक प्राणी होने के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी भी है। अतः ईश्वरीय चिंतन उसकी आत्मा का भोजन है। मार्क्स की धारणा का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। राष्ट्रवाद का मनुष्य के जीवन में अपना अलग महत्व है। अंतर्राष्ट्रवाद की धारणा भविष्य के लिए कितनी भी वांछनीय क्यों ना हो, परंतु वर्तमान सच्चाई यही है कि आज राष्ट्रवाद ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए किसी भी देश में राष्ट्रीय संकट के समय हमारे जातीय, धार्मिक और अन्य भेद गौड़ हो जाते हैं और सभी मनुष्य राष्ट्र हित को
महत्वपूर्ण मानते हुए संगठित हो जाते हैं। ऐसे में मार्क्स के द्वारा श्रमिकों को वर्ग के आधार पर संगठित करने का जो विचार प्रस्तुत किया गया है वो पूरी तरह से उचित प्रतीत नहीं होता। जहाँ तक मार्क्स की पद्धति का सवाल है, मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद का आगमन निश्चित है, क्योंकि समाज के विकास और परिपक्व होने से पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा। मार्क्स क्योंकि आर्थिक नियतिवाद में विश्वास करता है, इसलिए उसका कहना है कि इस दिशा में सक्रिय प्रयास किए जाने चाहिए। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन की कुंजी माना है। उसका कहना है निरंतर शोषण से मजदूरों में क्रांति की भावना आती है, अतः समाजवाद की स्थापना में इस मजदूर वर्ग का ही उत्तरदायित्व और नेतृत्व स्वीकार किया जाना चाहिए। और चूंकि ये परिवर्तन क्रांति के माध्यम से आएगा, ये परिवर्तन शांतिपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पूंजीपति कभी भी स्वेच्छा से अपनी सत्ता को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मार्क्स और एंजल्स का मानना है कि मजदूर वर्ग को हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। मजदूर वर्ग को संगठित होना होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करना होगा, तभी काम की परिस्थितियों में सुधार होंगे और संघर्ष के द्वारा एक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित कर पाना संभव होगा। मार्क्स के द्वारा जो ये पद्धति प्रस्तुत की गई है, ये भी आलोचकों को पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उनका मानना है क्रांति के द्वारा और हिंसा के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो अनुचित होते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि इस तरह से जो वांछित लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हम प्राप्त भी कर पाएंगे अथवा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से अंत में अराजकता उत्पन्न हो जाए या फिर निरंकुशतावाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। उनका मानना है कि उचित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा सही और नैतिक साधन ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। बावजूद इसके कि आलोचक मार्क्स के विभिन्न विचारों की अपने अपने स्तर पर आलोचना करते हैं, परंतु इन सब के बावजूद आधुनिक राजनीतिक चिंतन में मार्क्स के महत्व या योगदान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये रहा है कि उसने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया है। मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का प्रबल समर्थक था। यद्यपि वो स्वयं पहला समाजवादी नहीं, परंतु मार्क्स ने विधिवत रूप से उसका एक व्यवहारिक दर्शन आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया है। उसने विश्व की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का एक व्यवहारिक मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसने साम्यवाद को आंदोलन के रूप में छोड़ा और उसके साथ ही साम्यवादी दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की है। उसकी दूसरी उपलब्धि उसके द्वारा इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत के रूप में है। यद्यपि उसका ये सिद्धांत पूरी तरह से सही सिद्ध नहीं होता, फिर भी मार्क्स ने अपने चिंतन में
समस्त सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक महत्व का जो प्रतिपादन किया है और उसे सामाजिक अध्ययन का जिस तरह से विषय बनाया है, ये अपने आप में उल्लेखनीय है। राजनीतिक व्यवस्थाओं पर अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है, ये मार्क्स के द्वारा ही हमें समझाया गया है। मार्क्स ने अपने चिंतन में आर्थिक गतिविधियों का व्यापक अध्ययन किया। उसने पहली बार व्यापार चक्र, अति उत्पादन और बेरोजगारी के बीच संबंधों को स्थापित किया। मशीनीकरण और औद्योगिकरण के जो व्यापक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उनको हमारे सामने रखा और साथ ही साथ श्रमिक चेतना का विकास किया और उन्हें अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। पूंजीवाद के संदर्भ में जिस सूक्ष्म दृष्टि से मार्क्स ने उसका विश्लेषण किया, ऐसा किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया। और ये भी सच है कि जिस स्थिति में मार्क्स ने उसका अध्ययन किया था, उस स्वरूप में अगर सुधार नहीं किए जाते तो सच्चाई यही है कि पूंजीवाद ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रह सकता था। श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को स्थापित करने का काम भी मार्क्स के द्वारा किया गया। मार्क्स के विचारों ने ही मजदूरों में चेतना उत्पन्न की, एकता कायम की और पूंजीवाद के समक्ष उन्हें एक सबल स्वरूप प्रदान किया, जिससे कि वो अपनी मांगों को मनवा सकें या व्यवस्था के ऊपर उसका दबाव बना सकें। यद्यपि मार्क्स के विचारों की हम आलोचना करते हैं, परंतु इस सच को अस्वीकार नहीं कर सकते कि मजदूर वर्ग को संगठित करने का काम मार्क्स ने ही किया है। वेपर का मानना है कि अपने संदेश की शक्ति तथा भावी साम्यवादी आंदोलन पर अपने प्रभाव के कारण मार्क्स का हमेशा ही विश्व के महान विचारकों में एक सुरक्षित स्थान रहेगा।